वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है, धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा मुझे कहना है कि इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी राहत, बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है, उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है, विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हों, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता, और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है।
साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके। नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है यदि वे निकट से संबंधित हैं, लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर
सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ हैं। अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है।